हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12वीं के फिजिक्स के अध्याय 2 का नाम है विद्युत धारिता तथा धारिता प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल जो आने वाले हैं एग्जाम में 3 अंक वाले। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पूछा है किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। पराविद्युत पदार्थ हमें रखना है विद्युत क्षेत्र में, तो उसकी तीव्रता क्यों घट जाती है, इसका उत्तर हमें देना है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि जब किसी पराविद्युत माध्यम के बाह्य विद्युत क्षेत्र में यानी कि ई नोड में रखा जाता है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र ई नोट की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र ईपी प्रेरित हो जाता है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में एक अन्य विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। अतः उसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई नोट माइनस ई पी। इस प्रकार उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। यानी कि हमें यहाँ पर जो परिणाम मिला वो ये मिला कि उसका जो विद्युत क्षेत्र था ई नोट प्रारंभ में जो था उसमें से हमने इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा कि बाद में उसका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता जो है वो घट जाती है। तो दूसरा प्रश्न है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए और बताइए कि ये विभव को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है। तो विद्युत विभव होता है कि यदि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो विभव का सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V इक्वल टू जो हमने कार्य किया है W से उस धनावेश को ए बिंदु तक लाने में बटे जो हमने परीक्षण आवेश लिया है उसका मान। तो V इक्वल होता है वर्ग इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अपॉन क्यू नॉट। तो प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। पहला कारक है चालक के आवेश पर। तो जो चालक का विभव है वो उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सिंपल सा मतलब है Q अनुक्रमानुपाती V। Q अनुक्रमानुपाती V, आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। दूसरा है चालक के आकार पर निर्भरता। तो चालक का विभव उसके आकार या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं V व्युत्क्रमानुपाती R। तो जो चालक का विभव है वो उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद अगला जो कारक है इसका वो इस प्रकार से है, अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तो किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाने पर चालक का विभव कम हो जाता है। और चौथा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति में भी विभव का मान घट जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत 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 द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। हमें बताना है कि यदि हम अनुप्रस्थ स्थिति लेते हैं यानी कि निरक्षीय स्थिति लेते हैं तो वहाँ पर v बराबर 0 होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r। इस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये वास्तव में ये होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमने माना है, हमने क्या माना, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक विद्युत द्विध्रुव माना है। ये ए बी ए लिखा है, ये बी लिखा है। यहाँ पर दो बिंदु है, एक पर प्लस क्यू आवेश लिया हमने और एक पर माइनस क्यू आवेश लिया है। इससे के मध्य बिंदु ओ से ये डी दूरी पर, कौन सी दूरी है ये डी दूरी है, जहाँ पर पी बिंदु है जो कि है यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में या अनुपस्थित बिंदु है। यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए हमने जो यहाँ पर द्विध्रुव लिया है इसकी टोटल लंबाई है 2l। तो जब मिडिल पॉइंट लिया है तो इसकी इधर तरफ वाली जो लंबाई है वो हो जाएगी l, ये वाली लंबाई हो जाएगी l। ये दोनों लंबाई बराबर है और d जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। हमें सूत्र में ज़रूरत पड़ने वाली है r की।
तो हमें बी से इस पी के तक की दूरी निकालनी है और ए से पी तक की दूरी निकालनी है। चूँकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इस कारण से हम एक दूरी निकाल कर दोनों तरफ मान पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के मध्य की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव जहाँ रखा है उसका माध्यम का पराविद्युतांक K है। बिंदु P बिंदु O से D दूरी पर स्थित है, जहाँ हमें विभव की गणना करना है। तो हम चित्र से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और AP बराबर BP बराबर आ जाएगा रूट के अंदर D² प्लस L स्क्वायर। तो हम दोनों दूरियों में ये लिख देंगे। यहाँ पर भी हमें ये लिखना है D² प्लस L स्क्वायर और यहाँ भी हमें सेम यही लिखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये होगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू क्यू बाई ए पी, और ए पी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, ये वाली दोनों में सेम रहेगी 1/4πε0 K 2/रूट में D² प्लस L स्क्वायर, और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक ऐसा ही हम करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पर है V2 इक्वल टू 1/4πε0 K क्यू। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यू लिया है तो हमें यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि विभव जो है ये ऋणात्मक और धनात्मक पर निर्भर करता है। तो माइनस क्यू लगाएंगे। बीपी की वैल्यू ये वाली लिखेंगे पुनः, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 के माइनस क्यू बाय रूट के अंदर D² प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमें पी बिंदु पर परिणामी निकालना था, विभव अदिश राशि होता है, इस कारण से हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 है, इन दोनों को जोड़ना है। मान लिखेंगे तो 1/4πε0 के क्यू बाय रूट D² प्लस L स्क्वायर, यहाँ प्लस है और यहाँ पर जो चिन्ह था वो माइनस था, तो इस कारण से ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। सेम वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे 1/4πε0 के क्यू बाय रूट D² प्लस L स्क्वायर। इस पहले टर्म से ये दूसरी वाली जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, पूरी की पूरी कट जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि V बराबर हमें यहाँ क्या मिला है, 0 हमें प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखें। समविभव पृष्ठ का जो आंसर है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख कर लिया है, इसका सॉल्यूशन आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हम प्रश्न नंबर 5 याद करते हैं। देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा हमसे कि किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। का निगमन हमें करना है। तो यहाँ पर जो चालक लिया है वो दिया है हमें गोली चालक, तो हमने माना कि ये एक गोली चालक है, इसकी त्रिज्या हमने R मान रखी है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। तो प्लस क्यू आवेश देने से क्या होगा कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके सतह के चारों ओर फैल जाएगा। जब ये सतह के चारों ओर फैल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो विभव बनेगा, पृष्ठ बनेगा, वो यहाँ पर समविभव पृष्ठ बन जाएगा। इसके बाद यहाँ व्यापार करेगा। तो वही बात हमें यहाँ पर लिखना है। चित्र के अनुसार माना गोली चालक की त्रिज्या R है तथा के पराविद्युतांक के माध्यम में इसे रखा गया है। हमने माना कि गोले को क्यू आवेश दिया जाता है क्योंकि गोला खोखला है, अतः यह आवेश गोले के पृष्ठ पर ही एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी समान होगा, अर्थात जो पृष्ठ है यह एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। इस पृष्ठ के कारण जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अभिलंबत होगी और गोले के केंद्र ओ से आती हुई हमें प्रतीत होगी। गोले का केंद्र हमने ओ माना है, तो ओ से आती हुई प्रतीत होगी। तो गोले के पृष्ठ किसी बिंदु पर विभव, तो विभव का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, जो होता है अभी हाल हमने प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें यूज़ किया था, P इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाई R। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने इसको 1 दे दी। अब हमें धारिता निकालनी है, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे V।
तो v का मान हमने ये लिखा हुआ है समीकरण 1 में, और तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो 2 में समीकरण 1 से v का मान रखने पर तो यहाँ रखेंगे, तो आप देख सकते हैं इस q से ये जो q है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा। और ये जो संख्या यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r बचा हुआ है, बटे के बटे में बचा हुआ है, तो ये नीचे से ऊपर चल जाएगा उलट गुणित होके। हम लिखेंगे c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, और जो धारिता होती है उसका मात्रक होता है फेरेड, तो आपको यहाँ फेरेड लिखना है। अब हम मान लेते हैं कि जो माध्यम है वो वायु है, तो वायु निर्वात में के बराबर जो है का मान 1 होता है, तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फेरेड। तो हम बोल सकते हैं कि एसआई पद्धति में किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन गुना होती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, इसका अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। धारिता दे रखी है, तो हमने लिखा कि धारिता C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। हमें ध्यान रखने वाली बात यह समझना है कि जो भी न्यूमेरिकल दिया जाता है उस न्यूमेरिकल में जो भी संख्यात्मक मान आते हैं उनको आपको एसआई पद्धति में चेंज करके लिखना है। यदि एसआई में दे रखे हैं ऑलरेडी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं दे रखे हैं तो समस्या है, तो आपको उसे सबसे पहले एसआई पद्धति में चेंज करना है। तो यहाँ पर माइक्रोफेरेड दे रखा है, क्योंकि एसआई पद्धति में नहीं है। एसआई पद्धति का मात्रक होता है इसका फेरेड, तो फेरेड में बदलना है। 1 माइक्रोफेरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फेरेड, तो आपको एक्स की जगह 10⁻⁻6 फेरेड का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर इसको चेंज किया तो ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड था, तो 1 × 10⁻⁶ फेरेड बन गया। आर ज्ञात करनी है। अभी हाल हमने सूत्र का प्रयोग किया, वही सूत्र यहाँ लगेगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने यहाँ कैपिटल आर माना इसलिए कैपिटल आर ले लिया, आप चाहे तो स्मॉल आर भी ले सकते हैं। हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, जो ये जो नियतांक था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बटे में चल जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। अब यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आप इस कैलकुलेशन में ध्यान ना दें, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता रहा हूँ। C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो मान होता है 9 × 10⁻9। क्या मान होता है? ये मान होता है 9 × 10⁻9, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 9 × 10⁻9 सी। तो यहाँ पर सी का मान दिया हुआ था 1 × 10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ एक है तो एक लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁻6। अब यहाँ आप देखें कि 10 की घात यहाँ 9 है, और 10 की घात यहाँ -6 है। गुणे में गाते जुड़ती है तो 9 और -6 घात आपस में जुड़, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻³ 3 जो आएंगे ये प्लस के आएंगे, तो 10 की घात कितनी हो गई? +3। और त्रिज्या हम निकाल रहे थे, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये आ जाएंगे मीटर, और ये इसके आंसर रह जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफेराडे में ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माइक्रोफेराडे में याद करना है। माइक्रोफेराडे हमने अभी हाल पढ़ा है कि जो माइक्रोफेराड होता है उसका मान होता है 10⁻⁻6 फेरेड। 10⁻⁻6 फेरेड, तो आपको 10⁻⁻6 लेके चलना है। जो भी संख्यात्मक मान आता है तो आप इसकी जगह यूज़ कर लेंगे माइक्रोफेराड का। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ था कि त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो त्रिज्या को मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6400 इंटू 1000, ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। धारिता ज्ञात करनी थी, धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यदि बटे में आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम यूज़ करते 9 × 10⁻⁹, लेकिन ये ऊपर आया है, सिंपल आया है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे 1/9 × 10⁻⁹। हमें ये यूज़ करना है, ध्यान रखना है। तो इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया,
और आर की जगह हमने ये लिख दिया 6400 इंटू 10 की घात 3। अब यहाँ देख सकते हैं 6400 को हम ऐसा लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि 64 के बटे में हमने 9 कर दिया। 64 को हम ऐसा लिख लेंगे 64 इंटू, तो 64 इंटू क्या कर दिया, तो 64 के बटे में संख्यात्मक मान 9 लिख दिया। बटे में क्या बचा हुआ था, बटे में 10 बचा हुआ था, 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 को ऊपर भेजा तो 10 की घात हो गई -9, और यहाँ पर 2 शून्य तो ये है, और 10 की घात 3 मतलब 3 शून्य ये है, तो 10 की घात यहाँ हो गई 5। हमें यहाँ पर 6 करना था, तो 6 करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको तो 6 कर दिया, तो 9 में से हमने 6 करे तो यहाँ पर 3 बचे हुए थे ऑलरेडी। कितने बचे हुए थे, 3। तो हमने 5 में से 3 माइनस कर दिए, 5 में से क्या कर दिया हमने, 3 माइनस कर दिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ 6 बनाने थे, 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस का 6 तो यहाँ ले लिया, 3 यहाँ बचे हुए हैं, तो यानी कि 10 की घात -3 यहाँ बचा हुआ है, और 10 की घात 5 यहाँ बचा हुआ है। 5 और 3 घात आपस में जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ 2 घात बचेगी, और 2 घात यानी कि 2 जीरो होती है यार। तो यहाँ 6400 पुनः दोबारा लिख दिया। आपको यहाँ पर 6400 को 9 से डिवाइड करना है, और 10 की घात -6 जो है इसकी जगह माइक्रोफेराड आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 711.11 माइक्रोफेराड, और ये इसके यहाँ पर आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, उसके बाद पूछा है हमसे कि समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, और संयोजन के लिए चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहले हमने समांतर क्रम किया यहाँ पर। तो समांतर क्रम का मतलब होता है कि आपको जो संधारित्र लेने हैं वो आमने सामने रखने हैं। तो हमने यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हैं। पहला संधारित्र ये रहा आपके सामने, दूसरा संधारित्र ये रहा आपके सामने, और तीसरा संधारित्र ये रहा। इन तीनों ही संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, इसको हमने किसी एक बिंदु से जोड़ दिया, यानी कि हमने ए बिंदु से जोड़ दिया, और इनकी जो दूसरी प्लेट थी इनको अन्य बिंदु यानी कि हमने बी से जोड़ दिया। इस ए बिंदु को हमने दिया +Q आवेश, और इस बी बिंदु को हमने जोड़ दिया पृथ्वी से, ठीक है, इसको हमने कर दिया पृथ्वीकृत। जब हमने यहाँ पर इसको +Q आवेश दिया तो यह इनके जो संधारित्र है उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। तो पहले वाले में जाने वाली धार आवेश बन गया Q1, दूसरे में आवेश बन गया Q2, तीसरे में आवेश बन गया Q3। विद्युत प्रेरण के कारण इनके अंदर की सतह पर यहाँ माइनस आवेश आ गए, और बाहर की सतह पर प्लस आवेश आते हैं, लेकिन पृथ्वीकृत होने के कारण ये आवेश आपस में निष्फल हो जाते हैं। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3। यहाँ पर विभव का मान चेंज नहीं होता, विभव सेम रहता है। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर किया है वो आपको थ्योरी में लिखना है, और आपको यहाँ पर आवेश का सूत्र लगाते हुए, संधारित्र के आवेश का सूत्र लगाते हुए मान निकालना है। तो देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, माना कि 3 संधारित्र हैं C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना इस समूह के लिए बिंदु ए को विद्युत स्रोत बैटरी से +Q आवेश दिया जाता है, तो वह 3 संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में विपरीत हो जाता है। यदि संधारित्रों को क्रमशः Q1, Q2 व Q3 आवेश प्राप्त होते हैं तो Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। फिर माना हमने कि ए और बी बिंदु के बीच जो विभवांतर है वो V है। तो चित्र से स्पष्ट है कि सभी धारिताओं संधारित्रों की जो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है। जब V विभवांतर होगा तो ये बन जाएगा Q1 आवेश जो है उसका सूत्र होता है Q बराबर CV। पहले आवेश के लिए हम कर रहे हैं तो Q1 बराबर C1V होगा, दूसरे आवेश के लिए Q2 = C2V होगा, और तीसरे आवेश के लिए Q3 बराबर C3V होगा। अब ये जो वैल्यूज़ है ये आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है इसमें लिखना है। तो आप लिख देख पा रहे होंगे कि हमें मिलेगा Q = C1V +
C2V प्लस C3V। सेकंड वाले जो RHS टर्म है इसमें से V कॉमन दिख रहा है तो V कॉमन ले लेंगे यहाँ से। Q इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और बाहर V प्राप्त होगा। इस इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 दे दी। अब यदि तीनों संधारित्रों के तुल्य संधारित्रों को A तथा B के बीच जुड़ा हुआ मान लिया जाता है तो इस तुल्य संधारित्र की जो धारिता है Cp वो हो जाएगी Q बराबर CPV। तो इस Q की जगह आपको CPV लिखना है। लिखेंगे तो इस V से ये वाला जो V है कैंसिल हो जाएगा और इसकी धारिता प्राप्त हो जाएगी। तुल्य धारिता C पैरेलल कॉम्बिनेशन की है इसलिए P लिखा। Cp इक्वल हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं इसका। यहाँ हमें इन को सम श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो ये श्रेणी क्रम में इनको एक रेखा में सीधा रख के जोड़ना है। क्या करना है आपको कि पहले संधारित्र जो है इसकी दो प्लेटें हैं। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरा संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तीसरे संधारित्र में भी सेम ऐसा, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। तो आपको यहाँ पर इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देना है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से वापस जोड़ देना है। फिर पहला संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको प्लस क्यू आवेश दे देना है आपको और अंतिम संधारित्र जो है इसकी अंतिम प्लेट को कर देना है पृथ्वीकृत। अब यहाँ पर चूंकि आवेश हम दे रहे हैं और आवेश देने पर क्या हो रहा है कि इनका जो विभव है वो चेंज हो रहा है। तो हमने माना यहाँ पर कि जो पहला संधारित्र है यहाँ पर विभव जो चेंज हुआ है वो V1 है, दूसरे पर जो चेंज हुआ वो V2 है और तीसरे पर जो चेंज हुआ है वो V3 है। यही बात हमें यहाँ पर इनको लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे हल करते हैं इनको। देखिए अब हमें यहाँ पर विभव निकालना है। सूत्र Q बराबर CV था तो यहाँ से हमें V निकालना है तो V बराबर क्या होगा, तो ये होगा Q बटे C होगा। तो पहले संधारित्र का निकाल लेंगे, दूसरे का निकाल लेंगे और तीसरे का निकाल लेंगे। तो V1 बराबर होगा Q बटा C1, V2 बराबर होगा Q बटा C2 और V3 बराबर होगा Q बटा C3। अब चूंकि विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा V के, इस कारण से V बराबर हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मान हमें मिलेगा V बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आप देख पा रहे होंगे कि Q तीनों में है, कॉमन दिख रहा है। कॉमन ले लेते हैं और ये बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने 2 दे दी। फिर हमने माना कि जो हमने इनको जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, इनकी जो तुल्य धारिता है वो CS है। S सीरीज कॉम्बिनेशन की S लिखी तो विभव बराबर होगा Q बाई CS। अब की बार इस V की जगह आपको Q बाई CS लिख लेना है। Q से ये Q कट जाएगा और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये इस कॉम्बिनेशन के यहाँ आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इस श्रेणी क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता का व्यंजक है। आप चाहे तो इसे ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। प्रत्येक 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता 9 माइक्रोफैराड हमें प्राप्त हो जाए और 4.5 हमें माइक्रोफैराड हमें प्राप्त हो जाए। चित्र द्वारा स्पष्ट भी करना है। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम में क्या होता है, जो धारिता होती है वो इस प्रकार से जुड़ती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के रूप में जुड़ती है। और जो श्रेणी क्रम होता है वहाँ पर जो धारिता है वो व्युत्क्रम के रूप में जुड़ती है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, इस रूप में जुड़ती है। तो आपको 9 लाना है। तो पहले में आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 को यदि हम सिंपल सा 3 बार जोड़ दें तो हमें 9 मिल जाएगा। तो मतलब हमें
इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो जोड़ दिया, तो ये बन गया C इक्वल टू 3 + 3 + 3 यानी कि 9 माइक्रोफेरेड मिल गया। और इस कॉम्बिनेशन का हमने यहाँ पर डायग्राम भी इस प्रकार से बना दिया। फिर हमें क्या करना है, 4.5 लाने। 4.5 कैसे ला सकते हैं, तो यदि हम दो को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और एक को समांतर क्रम में जोड़ दें तो हम यहाँ पर 4.5 ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले वाले को जोड़ा, तो 1/C1 इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। तो ये हो गया 1/C, पहले वाला कॉम्बिनेशन था तो 1/3 + 1/3। इन यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2/3 होगा। तो ये जो मान था ये बटा C1 का मान था 2/3। उलट गुणित यहाँ से करेंगे हम, ये C बनेगा 3/2। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पहला जो C1 है वो प्राप्त होगा 1.5 माइक्रोफेरेड। अब दूसरे वाले को जोड़ना है, तो दूसरे वाले को इसके श्रेणी क्रम में हमें जोड़ देना है, सॉरी समांतर क्रम में हमें जोड़ देना है। तो तीसरा संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर C बराबर C1 + C3 हो जाएगा। C1 जो वैल्यूज आई है यहाँ पर 1.5 वो लिखेंगे, +3 यहाँ पर आ गया ये 4.5 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से इसका चित्र ये बन जाएगा। इन दोनों तो को आपको समांतर क्रम में जोड़ना था, और यानी कि ये दोनों जो है ये जुड़ गए आपको समांतर क्रम में, और ये एक जुड़ गया यहाँ पर श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से हमने इसको बहुत ही आसानी से इसके जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।